हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि लास्ट टाइम है, रिवीजन टाइम है आपका। तो जितना भी आपने नोट्स बनाया है तो उसका रिवीजन करें और जितने भी अभी तक आपने पढ़ाई की है सिर्फ वही देखना है, कुछ नए को नहीं लेना है क्योंकि अभी नया लेने का कोई टाइम नहीं बचा है। क्योंकि ये रिवीजन टाइम है और जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन और प्रैक्टिस और पीवाईक्यू ये तीन जो हथियार होते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये तीन चीज़ आप ज़रूर से अपनाएं, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू। तो ये ज़रूर आपको करना है। तो चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हुए आज का जो प्रैक्टिस सेट है 8 है। तो 7 तक मैंने करा चुका है और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें। वो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी 6 to 8 और टीजीटी, पीजीटी और ईएमआरएस, जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर से कर लें हिंदी क्षेत्र से सभी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की ओर। और इससे पहले मैं बताते चलूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और वीडियो पाने के लिए, और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें, लाइक भी कर दें। चलिए तो आज का पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न जो है क्या कर रहा है? पहला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? और ये एस्टेट में भी इस बार ही पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एस्टेट में ये प्रश्न आ चुका है और आने की पूरी संभावना है इस प्रश्न को। तो चलिए, तो कितने हैं? तो 6 है, 12 है, 20 है, 18 है। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा है। चलिए मैं बता दूँ कि ये 16 खंडों में विभक्त है और मैंने इस पर काफ़ी अच्छे तरह से एक वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पर ही। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें। हिंदी साहित्य का संपूर्ण जो मैंने डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया है, उसी में होगा, तो आप देख लें अगर नहीं देखे हैं तो। और 16 जो नाम है, 16 खंड हैं, कौन से खंड में कौन से महत्वपूर्ण कवि लेखक रह चुके हैं, तो सारे मैंने अच्छे से बताया हुआ है, तो देख लें अगर नहीं देखे हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज दूसरा प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक पूछा जा रहा है, कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हजारी प्रसाद जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और 1952 की ये रचना है। तो साथ साथ रचना काल को भी ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो कौन सा ग्रंथ है वो? तो मिश्र बंधु विनोद है और शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है। हिंदी शब्द सागर आप जान रहे हैं और हिंदी साहित्य जो कि डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा है संपादित। चलिए अगला प्रश्न है, गीत फरोश किसकी रचना है? जो कि आपके यूजीसी नेट के भी सिलेबस में लगी हुई है। तो गीत फरोश काफ़ी अच्छी एक कविता है। हाँ हाँ, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह का गीत बेचता हूँ, किस्म किस्म का गीत बेचता हूँ। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये गीत फरोश से ली गई है। तो किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कि जूही की कली किसकी रचना है? तो ये वही जूही की कली है जिस पर काफ़ी विवाद उठा था और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में इसे छापने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो ये वही जूही की कली है। किसकी है? तो निराला की है। और कब की है? तो ये 1916 की है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है? तो सभी को ये प्रश्न पता होगा। तो कभी कभी जो ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में प्रश्न को गलत कर देते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है। आपको अच्छे से प्रश्न को देखना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको टिक आउट करना है। ये आप अच्छे से दिमाग में इस बात को बैठा लें। तो जयशंकर प्रसाद,
महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा नहीं होंगे क्योंकि ये त्रयी में आते हैं, वर्मा त्रयी में। तो यहाँ पे होंगे आपके निराला जी, छूट रहे हैं तो निराला होंगे, ठीक है, निराला जी होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? तो पहली काव्य रचना पूछी गई है और अभी मैंने बताया कि जूही की कलीन की पहली रचना है जो कि 1916 की है, तो यही है। और राम की शक्ति पूजा जो है 1936 की है। अनामिका जो है वो 1923 की है। चलिए बढ़ते हैं, 8 प्रश्न है और अगला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछी गई है ये, इसका कोई तोड़ ही नहीं है इस प्रश्न का। तो यह धारणा किसके द्वारा दी गई है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न को। आगे है कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का 1959 की ये रचना है, कविता संग्रह है। चलिए अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? तो किस युग के हैं? तो ये द्विवेदी युग के हैं, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह पंक्तियां किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा, जो कि 1932 की यह रचना है। यशोधरा जो कि महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, तो उन्हीं का ये वियोग पंक्तियां हैं यशोधरा का, और जिसके मैथिली शरण गुप्त ने इसकी रचना की है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती है? तो इंदुमती को तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ही माना है। 11 वर्ष का समय जिसे गणपति चंद्र गुप्त ने माना है, किसकी कहानी है? तो स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी का कहानी है, 1903 ईस्वी का। और रानी केतकी की कहानी को भी माना जाता है, लेकिन जो कानों का कंगना है कि 1913 की रचना है, कहानी है, इसे नहीं माना जाता। तो कानों में कंगना इस श्रेणी में नहीं गिनाया जाता, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? तो ये बंग महिला को माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली है? तो किसने डाली है? तो ये प्रेमचंद्र जी के द्वारा डाला गया है। अगला है कि ताई कहानी के लेखक कौन है? तो ताई किसके द्वारा? तो ये विशंभर शर्मा कौशिक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहानीकार ग्रामांचल का चितेरा नहीं है, यानी कि ग्रामीण अंचल से नहीं जुड़े हैं, रचना नहीं की है इस तरह की। तो कौन नहीं किए हैं? तो शिव प्रसाद सिंह को देखा जाता है, मार्केंडी ने भी किया है, रेणु जी का तो पूर्णतः आंचलिक उपन्यास ही लिख डाला है। उपेंद्र नाथ अश्क नहीं होंगे क्योंकि इनकी दृष्टि आधुनिक थी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है? तो कौन सा है? तो ये अ कहानी है, ठीक है, गंगा प्रसाद बिमल का। चलिए अगला प्रश्न है, फूलों का कुर्ता कहानी के लेखक कौन है? तो ये यशपाल है, इनकी कहानी है फूलों का कुर्ता, ध्यान में रखना है। 20 नंबर, लंदन की यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो ये है निर्मल वर्मा जी का कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? तो ऐसे कौन से कहानीकार हैं जिनकी कहानियों में आत्मसंघर्ष और व्यक्ति चित्रण देखी जा सकती है? तो वो थे अज्ञे जी। तो इनकी रचनाओं में या कहानियों में देखा जाता है व्यक्तित्व का चित्रण। आगे है कि मनु भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द
उकेरा गया है। तो कौन सी कहानी है मन्नू भंडारी जी का? तो ये है ए खाने आकाश नाई। तो ये कुछ नई कहानी आपके सामने आ रही है, किसी किसी ने देखा होगा, किसी के लिए नई होगी, तो ध्यान में रखना है इसे। चलिए अगला प्रश्न है, दंगों में मची मार काट, आगजनी, लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म शाहनी के किस कहानी में हुआ है? तो ये है अमृतसर आ गया। और ये जो कहानी है ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। और पटरियाँ, चीप की दावत, त्रास आदि इन्हीं की कहानी है भीष्म शाहनी का। तो ध्यान में रखना है, पटरियाँ 1972 की है। चलिए अगला है, और यहाँ पे देख लीजिए, चीप का जो दावत है इसमें सामनाथ महत्वपूर्ण पात्र हैं और भावनात्मक के किस तरह विडंबना दिखाई गई है इसमें वही दिखाया गया है मध्यवर्गीय समाज का। अगला है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो ये सभी जो हैं प्रेम मार्गी शाखा के कवि को रखा गया है, उनकी रचनाओं को। तो सबसे पहले मृगावती आएगा 1900, यहाँ पे लिख देते हैं मृगावती, जो कि 1903 का है। ज्ञानदीप जो है ये 1819, 1800 नहीं होगा यहाँ पे, मृगावती 1503 होगा, ठीक है। ज्ञानदीप 1819 और इंद्रावती जो है नहीं 1700 ही होगा, और इंद्रावती है जो 1764 है। और सॉरी फिर से लिख देते हैं, चलिए मृगावती जो है ये 1503 होगा, ज्ञानदीप होगा 1618 और इंद्रावती जो होगा 1744 और अनुराग वांसरी जो होगा ये 1764 ईस्वी का होगा। तो इस तरह आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यंकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो ये है जीवनी विधा की। और किसने ये लिखा है? तो जरूर से आप कमेंट कर बताएं कि किसने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए पहले तो कृष्णायन यहाँ पे है फर्स्ट में, यहाँ पे कृतिलता है, और ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए तो नहीं होगा, बी होगा रामचरितमानस और रामचंद्रिका, तो नहीं ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कीर्तिलता सबसे पहले आएगा जो कि 14वीं शती का है, रामचरितमानस 15वीं शती में आएगा, रामचंद्रिका 1601 की रचना है और कृष्णायन उसके बाद आएगा 1949 में आएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो क्या है अनुक्रम सही? तो साकेत यहाँ भी है, साकेत यहाँ भी है, और कामायनी कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र नहीं आएगा। चलिए साकेत 1931 का है, ये 31 का हो जाएगा। कामायनी जो है 35 का है, कुरुक्षेत्र है 46 का, और अंधा युग है 55 का। तो इस तरह आपका ए ऑप्शन ही सही बैठ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही कर्म लगाना है। तो सबसे पहले आपका संस्कृत आएगा, तो दो ऑप्शन में संस्कृत है, यहाँ भी तो अपभ्रंश नहीं आएगा। तो इस तरह आपका सी ऑप्शन ही राइट होगा। पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और फिर जो पुरानी हिंदी आएगी, ठीक है। तो इस तरह आएगा कर्म इसका। अगला है कि रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो कौन सा है सही अनुक्रम, देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका परिमल 1930, तुलसीदास 1938, नए पत्ते 1946 और आराधना आएगा 1953 में। तो डी ऑप्शन आपका सही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, खरी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने खरी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान रखना है। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो ये अयोगवा है, ठीक है, अयोगवा है। चलिए अगला प्रश्न है 32, पौमचर्यु किसकी रचना है? तो पौमचर्यु जो है ये स्वयंभू का है, ठीक है, ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन। कौन नहीं आते हैं, तो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, गणेश बिहारी मिश्र हैं। तो ए ऑप्शन आपका नहीं आएगा, क्योंकि कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं। 3 भाई आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है 34। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है, तो कवितावली जो है ये ब्रज भाषा की रचना है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, फिर रिपीट हो गया ये प्रश्न, तो डॉक्टर नगेंद्र का है। चलिए अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है, तो ये पंडित जगन्नाथ हैं और ये 17वीं शती के माने जाते हैं, तो ध्यान रखना है इन्हें। चलिए अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है, तो शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है अगला है 38। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है, तो ये गीति नाट्य है और 1955 का है। ठीक है, और महाभारत के 18वें दिन तक का इसके और प्रभु की मृत्यु तक का वर्णन है इसमें, तो ध्यान रखना है इसके। और सबसे अंधा युग में जो कर्म है ना, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है। जो कर्म है, कौरव नगरी है, पशु का उदय है, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है और द्रौपदी का श्राप है। तो इस तरह जो है सभी को ध्यान में रखना है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 39। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, तो किस आलोचक ने माना है देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास, तो यहाँ पे कहानी है लेकिन ये कहानी विधा से नहीं है, ये एक उपन्यास है। तो कौन माना है, तो ये गोपाल राय मानते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न है, दो राह समय के रथ का घग्घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत की गई है, तो यह की गई है रामधारी सिंह दिनकर का कविता से लिया गया है यह पंक्ति। चलिए अगला प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, तो शिवपालगंज किससे संबंधित है। जैसे ही मैं यहाँ बता रही हूँ वैसे ही अपने मन में आंसर को तुरंत आप या फिर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि आप कितना सही कर रहे हैं आंसर को। तो ज़रूर से अगर मैं चारों ऑप्शन के साथ बताऊँ तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और टाइम नहीं है उतना, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा कराने की कोशिश में लगी रही हूँ। तो चलिए शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, तो आपने सोच लिया होगा आंसर को। तो शिवपालगंज जो है राग दरबारी से संबंधित है और 1968 की ये रचना है। चलिए उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न है, और साथ साथ विश्रामपुर का संत किसका उपन्यास है, तो श्रीलाल शुक्ल का ही है। आधा गांव मैला आंचल रेणु का है। आधा गांव 1966 का है, मैला आंचल 1954 का है, विश्रामपुर का संत 1998 का है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, तो गिरजा कुमार माथुर हैं। आराम से रहो प्राण नहीं तो गिर जाओगे भाई, इस तरह से मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है बहुत ही अच्छे से, तो नहीं देखें तो जरूर से देख लें। तो इसमें शमशेर बहादुर सिंह नहीं आएंगे, बाकी बात गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध भी आएंगे, प्रभाकर माचवे भी आएंगे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस नाम से देखा गया है, तो प्रेमिका के नाम से आराध्य को जाना जाता था। प्रेमिका के नाम से वो लोग जितने भी रचनाएं किए हैं, चाहे वो आपके जैसी हो, फिर बोधा हो या फिर जो भी हैं, तो वो आराध्य को अपना प्रेमिका के रूप में मानकर ही रचना किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही कर्म कौन सा है, तो देखते हैं। तो इसमें सुमित्रानंदन पंत 1900 नहीं आएंगे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, तो इसमें जयशंकर प्रसाद ही पहले आएंगे। तो 1889 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 1899 सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे और फिर महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी, तो बी ऑप्शन आपका सही बैठेगा।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल कर्मानुसार सही कर्म कौन सा है? तो मिश्र बंधु, नारदन, ये तो नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। चलिए बी ऑप्शन है, इश्तवार द लेलित्यूर एंड दुई हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी और मिश्र बंधु विनोद। तो बी ऑप्शन आपका सही यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले गर्षा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ है, उसके बाद शिव सिंह सेंगर का है, उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन का है, और फिर मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल गुण कितने माने गए हैं भरत मुनि ने? तो ये 10 गुण माने हैं, 10 दोष माने हैं। अगला है कि समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? तो ये किया था जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो कौन सा होगा? तो आवा 1993 का हो जाएगा, चाक आवा 99 का हो जाएगा, चाक हो जाएगा 93 का, ठीक है, और रुकोगी नहीं रात का 61, और चाक तो डबल डबल दे दिया है, नहीं हाँ 3 ही है यहाँ पे, नहीं आपका बंटी है 71 का। तो इस तरह जो आपका पहले रुकोगी नहीं रात का 61 आएगा, आपका बंटी 71 आएगा, चाक जो है 93 आएगा, और आवा जो है ये 99 आएगा। तो सभी को ध्यान में रखना है। तो सी ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट हो जा रहा है। चलिए अगला है कि निम्न आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आपका प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता और कविता आएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं। तो पहले नागार्जुन है, नागार्जुन जो है संशय की एक रात हो जाएगा नरेश मेहता का। तो बी का एक हो जाएगा, बी का, चलिए बी का हो जाएगा 1। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3rd। उसके बाद अकाल में सारस, ये हो जाएगा डी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका 2 अकाल में सारस, और नागार्जुन का हो जाएगा 4, यानी कि ए का 4। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, तो 4 1 3 2, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 50 प्रश्न मैंने यहाँ पे टोटल 60 प्रश्न लिए हुए हैं आज, तो करा देती हूँ मैं 10 प्रश्न ज़्यादा ही। तो मैं जितना रोज़ बना पाती हूँ उतना करा देती हूँ ईमानदारी पूर्वक। तो आप बताते नहीं हैं आपको प्रश्न का लेवल किस तरह लगता है, आप कमेंट करा करें, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपका जो कितना सही हो रहा है। कम से कम ये तो बता के चलें कि आपका सही कितना हो रहा है, आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो ज़रूर से बताया करें, कमेंट करा करें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? तो ये सार्वदेशिक होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक नृत्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? तो ब्रजभाषा का। जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो जातीय भाषा पूछा गया है, बंगला होगा। अगला है, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का रहा है? तो ये प्राकृत का रहा है, क्योंकि संस्कृत के बाद सीधा प्राकृत आता है। आगे है, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है। तो ये देहाती दुनिया है 1926 का। चलिए अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिवेशिक कथा का वर्णन है? तो बाण भट्ट का कथा तो नहीं होगा, ये होगा अनाम दास का पोथा। ठीक है, अनाम दास का पोथा जो कि 1974 का है। पुनर्नवा 73 का है। चारू चंद्रलेख 1963 का है, और बाण भट्ट का आत्मकथा जो है 1946 का। तो चारों उपन्यासों का कर्म मैंने बता दिया, आपको ध्यान रखना है। आगे है कि शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो ये दिनेश नंदिनी डालमिया होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है?
तो रेणुका 35, दिल्ली 51, नीम के पत्ते 46, तो ये सभी है। आध्यात्म चिंतन इनका नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ इनमें से किस रचनाकार की रचना है? तो ये रघुवीर सहाय का 1989 का है ये रचना, ध्यान रखना है। चलिए अगला है, संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? तो ये राम के संशय पर आधारित है। अगला है कि इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो ये अमन का राग होगा, ये नहीं होगा। माखनलाल चतुर्वेदी का है बाकी महाप्रस्थान, उर्वशी और कनुप्रिया, ये सभी होंगे। आगे है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख किसने लिखा था? तो ये थे मुकुरधर पांडे। तो इस तरह टोटल मैंने 62 प्रश्न आज के कराए हैं आप लोगों को, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ज़रूर से बताएं आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सही हो रहे हैं, आपने कितने प्रश्न सही किया है। तो चलिए इसके साथ ही मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, और बने रहें मेरे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।